हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं सामान्य हिंदी से संबंधित डे 2। इससे पहले मैं डे 1 पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी भाषा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। जो भाषा है जो संस्कृत के भाष धातु से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, कथन अथवा कहना। ठीक है, इसका मतलब होता है किसका? तो भाषा का। चलिए अब देखते हैं आगे। भाषा भाषा होता क्या है? मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम से प्रयोग करते हैं उसे भाषा बोलते हैं। यानी कि मनुष्य अपने विचारों को, अभिव्यक्ति को, भाव को जिस माध्यम के द्वारा प्रकट करते हैं, है ना, जिस साधन के द्वारा प्रकट करते हैं उसे भाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से। मूल भाषा संस्कृत है तथा जगत जननी भाषा भी संस्कृत को ही बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा कि मूल भाषा कौन है? तो संस्कृत है, और जगत जननी भाषा भी संस्कृत को ही बोली जाती है। ठीक है, देववाणी भाषा भी संस्कृत को बोली जाती है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आगे वाले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और पूछे भी जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भारतीय भाषा के विकास का क्रम। जो भारत में जो इतनी भी भाषा हुई है, ठीक है, उसका विकास किस किस क्रम से हुआ, कैसे कैसे हुआ, उन सबों को देखेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, संस्कृत भाषा को देव, है ना, देव भाषा भी बोला जाता है। ठीक है, देवों की वाणी भी बोला जाता है। चलिए उसके बाद पाली भाषा का निर्माण हुआ। फिर पाली भाषा से प्राकृत का निर्माण हुआ। फिर प्राकृत से अपभ्रंश आए, और अपभ्रंश से सौर श्रेणी अपभ्रंश को आया, और इसी सौर श्रेणी अपभ्रंश से हमारा प्यारा हिंदी भाषा का क्या हुआ? उद्भव हुआ। ठीक है, तो इस क्रम आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि भाषा का सही क्रम, है ना, चुने। तो इसमें आपको सबसे पहले संस्कृत दिखाना है, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, सौर श्रेणी अपभ्रंश को अपभट भी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी इस कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अपहट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस को। चलिए देखिए अब इसके बाद यहाँ आता है, देखिए यहाँ से। चलिए अब देखिए, हिंदी भाषा का वास्तविक विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वास्तव में हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है, जिसको हम अपभट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के आखिर प्रकार कितने होते हैं? तो पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित, और तीसरा होता है सांकेतिक। ठीक है, मुख्य रूप से बोले तो 2 होता है, और कुल मिलाकर 3 होता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा ये सब बात। चलिए अब देखते हैं आगे। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है वो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि का। अब समझते हैं लिपियों का विकास का क्रम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भाषा का विकास क्रम है, उसी तरह से लिपियों का विकास भी का भी एक क्रम होता है। ठीक है, उन्हीं क्रम को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, लिपियों के विकास का क्रम, यानी लिपियों का विकास किस किस क्रम में हुआ था, कैसे हुआ था, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई थी, फिर उसके बाद गुप्त लिपि आए, फिर उसके बाद कुटिल लिपि आई, फिर उसके बाद नागरी लिपि आई, और उसके बाद आप लोगों का हमारा प्यारा देवनागरी लिपि आया। ठीक है, देवनागरी लिपि में, है ना, संस्कृत लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, इन सबों, और हरियाणवी भी लिखी जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको समझना चाहिए इसको, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन। चलिए, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होगा? जो भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम है वो क्या होता है? तो सबसे पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। यानी कि सबसे पहले हम अगर किसी को भाषा सिखा रहे हैं तो उसको क्या करें? तो सबसे पहले हम उससे सुने। ठीक है, हम कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो फिर उस भाषा को बोले, फिर उस भाषा को पढ़े, और फिर इसको लिख कर देखे। तो ये होता है भाषा सीखने की मनोवैज्ञानिक क्रम। ठीक है, चलिए, और बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। चलिए कि भाषा सीखने का क्रम क्या होता है। तो चलिए उसी में एक थी हमारी मारिया मोंटेसरी। ठीक है, क्या थी? मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा सीखने का क्रम। तो देखिए, तो भाषा सीखने का मारिया मोंटेसरी के अनुसार क्या होता है? पहले भाषा को सुने, फिर भाषा को बोले, तब लिखे, और लास्ट में पढ़े। ठीक है, यानी कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा सीखने का जो सही क्रम था वो था सुनना, बोलना, लिखना, फिर पढ़ना। ठीक है, चलिए ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक क्रम और मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा सीखने का क्रम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों पूछे जा गए हैं एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं आगे, भाषा का संवैधानिक स्वरूप क्या है?
अब भाषा का संविधान में कहाँ उल्लेख है, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, ठीक है, उन सब को देखते हैं। तो सबसे पहले अनुसूची 9 में है, अनुसूची 9 में भाषा का उल्लेख है, ठीक है, भारत के संविधान में। उसके बाद भाग 17 में है और अनुच्छेद 343 से 351 तक में है इसका वर्णन, ठीक है, भाषा का, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एग्जाम पूछ सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन बने, अनुसूची 9 में पूछा गया है, भाग 17 में उल्लेखित है और अनुच्छेद 343 से 351 तक उसका उल्लेख है। चल देखते आगे। भाषा का मूल संविधान में जो भाषा था, जो मूल संविधान में 14 थे, लेकिन जो बढ़कर 22 हो गए, ठीक है। अगर पूछे आपको कि मूल संविधान में कुल भाषा की संख्या कितनी थी, तो 14 थे, लेकिन उसे बढ़ाकर उसमें कुछ संशोधन कर है ना 22 भाषाएं कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हिंदी राजभाषा है, हिंदी राजभाषा है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि राष्ट्रभाषा, नहीं, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भी नहीं है और ना ही मातृभाषा है। हिंदी ओनली फॉर राष्ट्रभाषा है ना। कौन भाषा? राजभाषा। चलिए आप समझते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा होता क्या है, ठीक है। चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यकीन मानिए कि मैं पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट आप लोगों को दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब मातृभाषा होता क्या है। तो माँ, परिवार और समाज के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा बोलते हैं। जी हाँ, मातृभाषा जो होता है वो माँ, परिवार और समाज के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही मातृभाषा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा, है ना, पूरे अच्छे से समझिएगा इसको। उसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा होता क्या है? तो हिंदी प्रशासन की भाषा, यानी जितनी भी सरकारी गतिविधियाँ होती है वह हिंदी भाषा में होती तो यही होता है राजभाषा। यानी जितने भी कार्यालय भी काम हुए, जितने भी सरकारी काम हुए, जहाँ भी दफ्तर में काम होते हैं, ठीक है, ऑफिस में काम होते हैं, उन सबों में जो भाषा सबसे ज़्यादा यूज होती है तो वो हिंदी है, ठीक है। इसीलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में हम लोग स्वीकार किए हुए हैं, हमारा संविधान जो है स्वीकार किया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आप समझते हैं राष्ट्रभाषा क्या होता है। राष्ट्रभाषा देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जैसे चीन में सबसे ज़्यादा बोला जाता है कौन? मंदारिन बोला जाता है ना, मंदारिन भाषा, तो वहाँ की वह राष्ट्रभाषा होगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा बात। चलिए अब देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होती है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को समझते हैं और फिर देखते हैं। देखिए अब उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। सही बात है ना। मौखिक मतलब कि हम मुंह से बोलते हैं, तो मुंह से बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है, इसीलिए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो वाक्य होता है ना। कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो होता है मेरा वाक्य होता है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ एक वाक्य है, ठीक है। यही भाषा का सबसे बड़ा क्या है, अंग है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है, तो वाक्य होता है सबसे भाषा का सबसे बड़ा अंग। चलिए आप समझते हैं हिंदी की कुल कितनी भाषा होते हैं, है ना, कुछ कितने बोलियाँ होती है, तो समझते चलिए। हिंदी में कुल 5 उपभाषा है। कितने हैं? 5 उपभाषा है तथा 18 बोलियाँ हैं। यहाँ उप भूल गया है, मतलब मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ क्या होगा, उपभाषा। हिंदी में कुल 5 उपभाषा है और 18 बोलियाँ हैं। अब समझते हैं जितने भी उपभाषा होते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली बोली जाती है, जिसको कौरवी बोलते हैं, ब्रज भाषा बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है जिसे बांगरू बोलते हैं, और बुंदेली भी बोली जाती है। उसके बाद कन्नौजिया भी बोली जाती है, ठीक है। तो ये थे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली मुख्य बोलियाँ, ठीक है, भाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली मुख्य बोलियाँ, ये सब बोलियाँ हैं। जैसे ना, जैसे खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी जिसको बांगरू बोलते हैं, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से। सेकेंड में आता है मेरा पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी भाषा बोली जाती है, बहोली भाषा बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है, ये याद रखिए। ये किसके अंतर्गत है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत मरवाड़ी या इसको बोलते हैं मेवाड़ी बोली जाती है, हैराती बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है और मालवी बोली बोली जाती है, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत बोली जाती है, तो राजस्थानी, ठीक है, उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती वाली भाषा है, यानी बोली है। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। चौथा नंबर पे है पहाड़ी। इसके अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये थे हमारी पहाड़ी भाषा के अंतर्गत। अब देखते हैं बिहारी। बिहारी के अंतर्गत इसके अंतर्गत भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है,
और मगही बोली जाती है। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली ये सारी बोलियाँ हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए और ऐसे ही बेस्ट वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, और यकीन मानिए कि मैं आप लोगों को 100% सफलता दिला के ही रहूँगा। तो आज तक के लिए थैंक यू। तो आज तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।